हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इनसेन। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स वगैरह शेयर करूँगा, जिसके ज़रिए आप जो है अपना एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है ना BFA का, उसको आप ईज़िली जो है क्लियर कर सकते हो। और ये बताऊँगा कि क्या क्या आपको नहीं करना है वो तो बताऊँगा, लेकिन क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है ये बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारी चीज़ें। पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली आता क्या क्या है। तो उसमें आपका एक थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, साथ में आपकी जो है स्टिल लाइफ होती है कॉलेज ऑफ आर्ट में या BHU में। इसमें आपकी जो है स्टिल लाइफ कराई जाती है। जामिया कॉलेज के अंदर आपकी स्टिल लाइफ नहीं होती, उसमें आपकी फिगर स्टडी होती है। मतलब कोई बंदा बैठा देंगे वहाँ पर। बंदा क्या होता है, कॉलेज के जो है टीचर्स वगैरह जो होते हैं या स्टाफ जो होता है कॉलेज का, वो उन्हें उसको बैठा देते हैं और इस तरीके से बैठा देंगे जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ, और आपको जो है उसको ड्रॉ करना होगा। फिर उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम, अगर आप अप्लाइड से हो तो आपका अप्लाइड का एग्ज़ाम आता है, लोगो डिज़ाइन इलस्ट्रेशन, यही आपका अप्लाइड में आ जाता है। सो अभी मैं आपको सारी जो टिप्स वगैरह बताता हूँ कैसे कैसे आपको करना है इसको। देखो, आपको जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी मिस्टेक जो करते हैं ना स्टूडेंट, वो ये होती है कि हम जब वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो हम दूसरों का काम भी देखते हैं। अब आप जो ट्रेनिंग लेके गए हो, जो आप सीख के गए हो, आपका फोकस उस पर नहीं है। आपका फोकस कहाँ है? आप बगल वाले का काम देख रहे हो कि वो कैसे शेडिंग कर रहा है। चीटिंग करता है तू। बगल वाला स्मजिंग कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। बगल वाला ऐसे शेडिंग कर रहा है, हैचिंग कर रहा है तो मैं हैचिंग करने लग जाता हूँ। तो कंफ्यूज हो जाते हो। फिर बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मतलब मटीरियल लेकर आते हैं आर्ट के, उसको देख के आप अलग कन्फ्यूज़ होते हो। मटीरियल क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना वो भी मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको किसी दूसरे का काम नहीं देखना, आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस रखना है। आप जो काम कर रहे हो, आपको बगल वाले का काम पता नहीं होना चाहिए वो क्या बना रहा है। सिर्फ अपना काम देखो, आपका काम सबसे अच्छा है, उसको ड्रॉ करो, उसको बनाओ। बगल वाले का देख के वो ऐसे कर रहा है या वो ऐसे कर रहा है उसमें कन्फ्यूज़ मत हो, क्योंकि देखने से भी आपके 15-20 मिनट वहीं खर्च होते हैं, ख़राब होते हैं। तो देखने वाली जो चीज़ है ना, ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट में देखी है, अपने स्टूडेंट्स में देखी है, और ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि ये दिक्कत बहुत जो है स्टूडेंट को प्रॉब्लम देती है, जब वो बहुत सारे बच्चों का काम देख लेते हैं और फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना पेपर ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि टाइम जो है बहुत लिमिटेड होता है वहाँ पे। टिप हमारी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ शेडिंग के ऊपर। देखो, शेडिंग आपको कैसे करनी है कैसे नहीं करनी वो बता देता हूँ। जब आप स्टिल लाइफ बना रहे हो, ठीक है, स्टिल लाइफ के अंदर आपको जो शेडिंग करनी होती है वो आपको स्ट्रोक्स में देनी होती है, ठीक है, स्ट्रोक्स में देनी होती है। साथ साथ में आपको ऐसे स्मजिंग नहीं करनी होती है, ऐसे ब्लेंडिंग स्टम्प्स लेते हैं ना, वो ब्लेंडिंग स्टम्प से स्मज कर देंगे सारा, वो तो बिल्कुल भी भूल के मत करना, उसके नंबर कटते हैं। इरेज़र यूज़ नहीं करनी। इरेज़र कैसे यूज़ नहीं करनी, आप इरेज़र पहले तो यूज़ कर सकते हो ड्राइंग में, जैसे गलत हो गई इरेज़ कर दिया, ठीक है, लेकिन हाईलाइट्स के लिए आपको इरेज़र यूज़ नहीं करनी, आपको छोड़ के चलना पड़ेगा। जो हाईलाइट का एरिया है वो आप छोड़ के जाएंगे। अब बाद में इरेज़र से ऐसे मार मार के उसमें नहीं निकालेंगे हाईलाइट, उसके नंबर करते हैं वो। और आप अगर आप वहाँ पे समझदारी दिखाओगे भाई पता ही लगेगा, तो भाई उनको सब पता रहता है किसने हाईलाइट यूज़ करी किसने नहीं करी है। तो इरेज़र हाईलाइट्स के लिए यूज़ ना करें, बिकॉज वो आपके नंबर कटवाएगी। दूसरा, स्मजिंग ना करें, क्योंकि ये चीज़ भी आपकी नंबर कटवाएगी। तीसरी चीज़, स्ट्रोक्स में शेडिंग करें इस तरीके से, ठीक है। सो ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप स्ट्रोक्स में शेडिंग करें, ब्लेंडिंग वगैरह ये सब ना करें। तो जो अगली टिप है हमारी, स्पीड से काम करें। देखो, टाइम लिमिटेड होता है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत स्लो हाथ चलाते हैं, धीरे धीरे करते हैं। 10 घंटे थोड़ी ना भाई हमारे पास, आपको सिर्फ 1 घंटा मिला है, वहाँ पे आपको 10 मिनट के अंदर ड्राइंग करनी होगी। 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी ड्राइंग हो जानी चाहिए। आपको टाइम स्लॉट्स को बांट लेना है कि 15 मिनट में मेरी ड्राइंग हो जाएगी, और ठीक है, और इतने इतने मिनट में मेरी शेडिंग हो जाएगी, इतने मिनट में मेरा ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको टाइम स्लॉट्स में बांट लो, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम खर्च मत करो, क्योंकि उसमें आपको शेडिंग भी करनी है, ड्राइंग भी करनी है। साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको डेली स्केचिंग करनी है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी स्पीड बढ़े। अगली टिप जो हमारी है वो इसी से रिलेटेड है, जो आपकी स्पीड बढ़ाएगी। जैसे कि आपको एनालाइज़ करना है। अब आप पेपर देने के लिए गए हो, ठीक है, वहाँ पे बैठ गए हो, आप BFA का एग्ज़ाम दे रहे हो। अब वहाँ पे जो स्टिल लाइफ रखी हुई है ना, आपको उसको आर्टिस्टों की नज़रों से देखना, दूसरी ऐसे नहीं देखना। साथ साथ में जो आपके बगल में दोस्त आ रहे हैं उनसे ज़्यादा बातें वगैरह नहीं करनी, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। किसी से बात कर रहे हो ये वो शुरू में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे भी आपके कनेक्शन बनते ही हैं। लेकिन उसके बाद आपको फोकस रखना है स्टिल लाइफ के अंदर। स्टिल लाइफ तो पहले रखी होगी, जैसे ही क्लास में घुसे हो देख लो, जिस सीट पे बैठे हो
उस शीट पे देख के उसको ड्रॉ कर लो अपने माइंड के अंदर ही कि सर्कल्स किस तरीके से हैं। अब जैसे गमला रखा है, उसका गमले का सर्कल, फिर नीचे का सर्कल, उसका शेप, ये सब जब दिमाग में ही पहले ड्रॉ कर लोगे, उसको एनालाइज कर लोगे अच्छे से, तो जब उसको पेपर पे उतारोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। पहले देख के अच्छे से टेक्सचर वगैरह सब चीज़ एनालाइज कर लो, उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लो जो आपको टाइम पेपर शुरू होने से पहले मिला है। फिर आप उसको ईजिली जल्दी ड्रॉ कर पाओगे अपने पेपर के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, इस पर आपको ज़रूर फोकस करना है। थ्योरी का बता देता हूँ, थ्योरी में आपको क्या क्या करना है। थ्योरी में आपको करंट अफेयर वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। साथ में जो 12 और 11 की जो बुक होती है ना, आर्ट वाली, पेंटिंग वाली, वो बुक आपको पढ़नी है, क्योंकि उस बुक के अंदर काफ़ी मोटा कवर हो जाता है। और आर्टिस्टों के बारे में आपको पढ़ना है, आर्ट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, आर्टिस्टों के बारे में पढ़ना है, जैसे पिकासो हो गया, M.F. हुसैन, वेस्टर्न आर्टिस्ट हो गए, इंडियन आर्टिस्ट हो गए, अनीश कपूर वगैरह। सो इन सभी आर्टिस्टों के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि जैसे कि M.F. हुसैन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, M.F. हुसैन जी ने क्या मूवी बनाई है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो आर्टिस्टों के बारे में पढ़ें, आर्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, और साथ साथ में 12th 11 की बुक ज़रूर पढ़ें आर्ट की, उसमें से बहुत कुछ आता है पेपर में। साथ साथ में अपना आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे जो थ्योरी के ऊपर वीडियो डालते रहते हैं, उनके बारे में जो है आप इजीली पढ़ सकते हो, वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हो। करंट अफेयर पढ़ सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थ्योरी की तैयारी आपको ऐसे लेके चलनी है। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़नी, आपको प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस देना है, क्योंकि आप एक आर्ट कॉलेज में हो तो प्रैक्टिकल पे फोकस दिया जाता है कॉलेजों के अंदर कि आपका काम कैसा है, ठीक है। सो आपको अपने आप प्रैक्टिकल मजबूत रखना है, प्रैक्टिकल पे अच्छे से फोकस रखना है। ये नहीं कि सिर्फ 10 घंटे हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। टाइम्स के जो है स्लॉट्स वगैरह बांट लो, ठीक है। अगर मैं 3 घंटे स्टिल लाइफ कर रहा हूँ, ठीक है, दिन में, और इतने घंटे स्केचिंग कर रहा हूँ, तो 2 घंटे मैं थ्योरी को दे रहा हूँ, 1 घंटा मैं थ्योरी को दे रहा हूँ, बाकी सारा टाइम मैं अपना प्रैक्टिकल को दे रहा हूँ। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका प्रैक्टिकल मजबूत होगा तो बहुत हद तक थ्योरी भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में से भी थ्योरी आती है। जैसे कि उसमें पूछ लेंगे थ्योरी के अंदर कि जो पेंसिल होती है उसकी क्या क्या शेड्स होती हैं, ठीक है, पेंसिल में क्या क्या ग्रेड्स होते हैं, 6B, जैसे कि आ जाएगा 6B हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है। अब आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो ये आपको पता होगा कि 6B हार्ड होती है कि सॉफ्ट होती है ना। तो ये बहुत सारी जो थ्योरी होती है ना, वो आपकी प्रैक्टिकल से भी आती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कलर थ्योरी वगैरह जो होती है आपकी, वो भी आ जाती है कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या है, प्रैक्टिकल है ये, तो प्रैक्टिकल सारा थ्योरी में आ रहा है। तो बहुत हद तक थ्योरी में प्रैक्टिकल आएगा, तो प्रैक्टिकल कर लोगे अच्छे से तो थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी कर लोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगली टिप जो मैं देता हूँ आपको, कॉम्पोजिशन के ऊपर देता हूँ। कॉम्पोजिशन में जो है बिगनर्स बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं उसमें। तो कॉम्पोजिशन में क्या करना है आपको, चाहे आप स्टिल लाइफ की कॉम्पोजिशन कर रहे हो, आपके सामने स्टिल लाइफ रखी हुई है, आपको क्या करना है, जो आप पेपर ले रहे हो, ठीक है, इस तरीके से जब आपका पेपर है, ठीक है, अगर ये आपका पेपर है ना इस तरीके से कॉम्पोजिशन में, तो जब आप स्टिल लाइफ बना रहे हो, ठीक है, तो ऊपर और नीचे थोड़ी जगह छोड़नी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने ये पेपर लिया, ठीक है, यहाँ पे आप स्टिल लाइफ बना रहे हो और ये स्टिल लाइफ आपकी पेपर से बाहर जा रही है या पेपर को पूरा कवर कर रही है, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और यहाँ पे जाके ख़त्म करेंगे। ये नहीं करना आपको ऊपर 2 इंच और नीचे 3 इंच, साइड में 1-1, 2-2 इंच छोड़ के चलना है इस तरीके से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको देनी है, यहाँ पे थोड़ी जगह देनी है इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ना है। और कई बार बिगिनर क्या गलती करते हैं, यहाँ कोने में बना देंगे या तो यहाँ जगह खाली रह जाती है, यहाँ क्या करना भाई। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे कि आपका पेपर ये है, अगर जैसे कि बहुत सारा कई बार स्टिल लाइफ में क्या होता है, कॉम्पोजिशन में बहुत सारे बर्तन रख देंगे वो, ठीक है। अब बर्तन तो रख देंगे, अब उसमें क्या करता है वो बर्तन ऐसे फैले हुए हैं। अब उसमें बिगिनर क्या गलती करते हैं, वो भी वर्टिकल में बना के आ जाएंगे। यहाँ बनाया, इतना छोटा सा बनता हो, सारा बाहर निकल रहा है, वो नहीं करना आपको, उसको फिर हॉरिजॉन्टल में बनाना है। आपको पहले देख लेना कि ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेर रही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे बर्तन है, इस तरीके से जगह जा रही है, तो उसको इस तरीके से बनाएं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। और अगर थोड़ी लंबी ऑब्जेक्ट जैसे बोतल हो गई इस तरीके से, तो वह वर्टिकल में बनाएं। ऐसा कोई रूल नहीं है वहाँ पे कि आपको वर्टिकल में ही बनाना है, आपको इस तरीके से चेंज कर देना है, कॉम्पोजिशन के हिसाब से चलना है आपको वहाँ पे। और अगर हम पेंटिंग की कॉम्पोजिशन की बात करें, तो पेंटिंग की कॉम्पोजिशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है
कि जब भी आप कोई फेस वगैरह बना रहे हो, ठीक है, डिटेल से बचना है आपको। आपने फेस बनाया, उसमें बिगिनर क्या गलती करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल कर देंगे। अब इतना छोटा सा वो फेस है, उसमें आपने दुनिया भर की डिटेलिंग कर दी, वो ख़राब हो जाता है। आपको कम डिटेलिंग रखनी है, आई नोज समझ में आ जाए, बस इतना रखना है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा दांत वाँत बनाने नहीं बैठ जाना उसके वहाँ पे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो ज़्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं देनी है। ज़्यादा डिटेलिंग की जो चुल होती है ना हमारे अंदर, डिटेलिंग की चुल, उससे आपको बचना है कॉम्पोजिशन के अंदर। साथ साथ में बैकग्राउंड जब आप कर रहे हो, देखो 3 या 4 फिगर से ज़्यादा नहीं बनानी होती है उसके अंदर, मैक्सिमम 2-3 फिगर होती है, उसी में थोड़ी बहुत डिटेलिंग देनी होती है। बाकी अगर मार्केट का सीन आ गया कॉम्पोजिशन में, इस तरह के सीन्स आ गए, तो जो बैकग्राउंड में लोग खड़े हुए हैं उनमें आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देनी, वो आपको ब्लर रखने हैं, ठीक है। हल्का सा ऐसे कर दिया, ख़त्म। वो मैं आपको कभी कॉम्पोजिशन में समझा दूंगा, प्रैक्टिकल वीडियो डाल दूंगा उसकी। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि कोई भी प्रैक्टिकल वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इसके ऊपर बता दूंगा वीडियो बना के। साथ में जो आपके वाटर कलर वगैरह होते हैं, वाटर कलर्स वगैरह जो आप लेके जाओगे वहाँ पे, तो अपनी पैलेट वगैरह इनको साफ़ रखें, ठीक है। और 2 इस तरीके से जो मग होते हैं ना, ये 2 लेके जाएं। और मग में एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसे प्लास्टिक वाले मग मत लेके जाना वहाँ पे, क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, प्लास्टिक के गिलास के साथ ये गिर जाते हैं। अगर गिर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा हैवी बर्तन ले जाना, ठीक है, ताकि वो गिरे ना। जैसे कांच के कप होते हैं वो ले जा सकते हो, सॉरी कांच के तो टूट जाएंगे, थोड़े हैवी वाले जो होते हैं ना, ऐसे प्लास्टिक वालों से थोड़ा बचना। थोड़ा सा हैवी जो बर्तन होता है वो ले जाना। कटोरियाँ जो होती हैं थोड़ी सी हैवी होती हैं वो, इस तरीके से। और गिलास होता है ना, गिलास उससे दूर रखना, क्योंकि गिलास, ये मैं चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसी टिप्स वगैरह आपको कोई एक्सपीरियंस ही बंदा ही बता पाएगा कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर ये बहुत दिक्कत करती हैं। अगर गिर गया तो पूरा काम ख़राब हो जाएगा, है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जब आप लेके जा रहे हो उस तरीके से, पहले तो ऐसे बॉल लेके जाने, क्योंकि थोड़े चौड़े होते हैं, इनके गिरने के चांसेस कम होते हैं। प्लस ऐसे प्लास्टिक के हल्के से नहीं लेके जाने, थोड़ा सा हैवी बर्तन ले जाओ ताकि वो जल्दी से गिरे ना जब आप इस कॉम्पोजिशन वगैरह कर रहे हो तो। और अपनी जो वाटर कलर की पैलेट है उसको अच्छे से साफ़ रखो, क्लीन रखो उसको, और क्लीन करके अच्छे से रखो। और जब भी आप ब्रश वगैरह करते हो, ठीक है, पेंटिंग वगैरह करते हो ना, जैसे कि आप वाटर कलर से पेंटिंग कर रहे हो, तो टिश्यू पेपर लेके जाओ, उससे टिश्यू पेपर से उसको साफ़ करते रहो बीच बीच में। और क्योंकि कई बार कपड़ा ले आते हैं, कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है, मुझसे साफ़ करते हैं वो गंदा और गंदा कर देता है। तो टिश्यू पेपर लेके जाओ, टिश्यू पेपर में इन्वेस्ट करो, ठीक है, सस्ते से होते हैं, उनको लेके जाओ, उसको इस तरीके से पोंछो और बीच बीच में पोंछते रहो, कलर को हटाते रहो, उसको चेंज करते रहो, ताकि कलर जो है आपका जो काम है वो ख़राब ना हो, गंदा ना हो, और आपके कलर जो है ना वो बेसिकली फ्रेश रहें। क्योंकि ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है काम के अंदर। जब आप पोज वगैरह ड्रॉ कर रहे हो ना, जामिया कॉलेज वालों के लिए ये, जो आप कोई भी फिगर आपके सामने रख दिया, आप उसको ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले तो कॉम्पोजिशन ही आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने पहले बताई थी। सब्जेक्ट बाहर नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ आपको जो वो पेपर होता है ना, उसमें बेसिकली फोकस होता है उनका आउटलाइन के ऊपर। वहाँ आपको फोकस देना आउटलाइन के ऊपर, शक्लें नहीं मिलानी वहाँ पे कि जाके अरे भाई मेरी शक्ल नहीं मिल रही उससे, ना ना ऐसा नहीं करना। अगर शाहरुख खान बैठा है तो सलमान खान बन जाएगा, चलेगा, शक्ल ना मिले तो चलेगा, लेकिन आपके जो फिगर के पोस्चर है ना, प्रपोर्शन से ये ख़राब नहीं होने चाहिए। वो आपके प्रपोर्शन देखते हैं, आपकी आउटलाइन देखते हैं कि आपकी लाइंस की क्वालिटी कैसी है। वो आपकी शेडिंग भी नहीं देखेंगे, क्योंकि 1 घंटे में आपको कितना ही काम करना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक वहाँ जाके बनाना है, ऐसा नहीं करना। आपको शेडिंग हल्की हल्की हैचिंग में दे सकते हो, ठीक है, लेकिन मेन फोकस आपको आउटलाइन और प्रपोर्शंस पे रखना है, वो सही होनी चाहिए। तो प्रॉपर टाइम वहाँ पे दें प्रपोर्शंस को करेक्ट करने में, कॉम्पोजिशन सही करने में। ये नहीं कि आपने आधा बनाया और फटाक से शेडिंग करने लग गए, उसमें बिल्कुल ही हाइपर रियलिस्टिक डिटेलिंग और उसमें बिल्कुल ही फेस को बिल्कुल ही बनाने बैठ गए कि भैया रियलिस्टिक बन जाए, ये तो वो नहीं करना आपको। थोड़ी सी हैचिंग दे दी, शेडिंग कर दी हल्की फुल्की इस तरीके से, पहले अच्छे से आउटलाइन बनाई, उसको पहले तो कंपोज किया। उसमें भी जो टिप मैंने दी थी कि पहले आपको फिगर को अच्छे से एनालाइज कर लेना है। और एक जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जब फिगर बना रहे हो तो इस तरीके से, जो ऐसा फिगर बैठा होता है ना, इस तरीके से इस पे फोकस रखें, या जो साइड फिगर होता है इस पे फोकस रखें। एकदम जो फ्रंट में बैठा होता है ना, ये उतना अच्छा नहीं लगता, या उसमें इतना इम्प्रेशन, इतना लुक नहीं आता, थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। इससे थोड़ा सा बचें। साइड लुक लें इस तरीके से हल्का सा, ठीक है, या एकदम साइड लुक लें इस तरीके से। ये थोड़ा अलग से दिखता है, अलग से चमकता है। क्यों, क्या होगा, भीड़ में आपके बहुत सारे पेपर बिछा दिए जाएंगे वहाँ पे, आप उसमें से वो उठाएंगे, क्योंकि वो एकदम से नीचे बिछा देते हैं,
उसमें से वो चूज़ करते हैं दूर से कि किसका अच्छा है। तो आपका जब भी चमकेगा जब ये डब्बे जैसा ना बनाओ पीछे, बिल्कुल सामने ऐसे फ्रंट से बैठा हो। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बल्कि बनाना, और बिगिनर्स को लगता है कि ये डिफ़िकल्ट होता है। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये साइड फोर डिफ़िकल्ट नहीं है, फ्रंट वाला बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इससे थोड़ा बचो, थोड़ा सा हल्का सा साइड पोज लो ताकि उसमें एक क्या बोलते हैं, एक इम्प्रेशन दिखे, एक अच्छा दिखता है बेसिकली वो। किसी के पोज वगैरह फेस वगैरह देख रहे हो तो उसके जो फेस होता है ना, उसको आप फेस के थ्रू जो है पूरी बॉडी को नाप सकते हो। जैसे कि फेस है, ठीक है, फेस इतना है, ठीक है, एक 1 हेड, क्योंकि 7.5 की पूरी बॉडी होती है, 7.5 फेसिस की, तो उस हिसाब से वो बैठा हुआ है। इस तरीके से फेस को देखा, फिर फेस के हिसाब से नीचे तक की पूरी बॉडी नाप ली। तो इस तरीके से आप बॉडी को नाप सकते हो। फिर आप उसको जो है ड्रॉ करेंगे पहले इस तरीके से, ये कितने फेसिस बन रहे हैं, 5 या 6 फेसिस बन रहे हैं बैठे हुए के, उस हिसाब से पहले नाप लो कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। उससे बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो ये बात, अपना जो है सामान आपको पूरा लेके जाना है, ठीक है। सामान में आपको ये नहीं करना कि मैं बोर्ड नहीं लेके जाऊँगा या कलर भूल गए। अच्छे से आपको नोट्स बना लेने कि मैं क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ, क्या क्या सामान वहाँ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। पेंसिल्स वगैरह अपनी शार्प करके लेके जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पे शार्प करने बैठोगे, क्या कर सकते हो आप, एक पेंसिल आप एक्स्ट्रा ज़रूर लेके जाओ, ठीक है। पेंसिल आप लेके जा रहे हो, उसका एक और जो है वर्जन, जैसे HP है, ठीक है, 4B और 4B एक और एक्स्ट्रा लेके जाओ। दोनों को शार्प करके लेके जाओ ताकि बार बार शार्प करने में, जैसे कि अगर ये ख़त्म हो गई, ठीक है, चेंज किया दूसरी लगा ली, तो वो टाइम वेस्ट ना हो कहीं ना कहीं। सामान अच्छे से सारा पूरा लेके जाना है, और जो ड्राइंग बोर्ड होता है आपका उसको साथ में लेके जाना है, क्योंकि उसकी आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी। और जो पेपर होता है ना, ये A2 साइज़ का आता है। A2 साइज़ का मतलब जो आपका बड़ा चार्ट पेपर होता है उसका अगर आप हाफ़ कर दोगे तो वो आपका जो है आ जाता है A2 साइज़ का। उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है। सो अगली जो टिप है हमारी, प्रैक्टिस ऑन बिग पेपर। देखो क्या होता है ना कि जब हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, हम घर में छोटे पेपर पे कर रहे हैं, वहाँ जाके हमें पकड़ा दिया इतना बड़ा पेपर A2 साइज़ का, अब हमारा जो है काम उस पर हो नहीं रहा। तो आपको कोशिश ये रखनी है कि आपको प्रैक्टिस A2 साइज़ के इतने बड़े पेपर पर ही करनी है। छोटे पेपर पे आप प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे होगा कि आपको प्रैक्टिस छोटे पेपर की होगी और पेपर के टाइम पे इतना बड़ा पेपर आ गया एग्ज़ाम के टाइम पे, और आप वहाँ पे कर नहीं पा रहे हो काम। सो आपको इस तरीके से A2 साइज़ के पेपर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बिगिनर काम कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप बड़े पेपर पे काम करो। छोटी सी टिप और ये बता देता हूँ कि जो कॉम्पोजिशन होती है, जहाँ हम पेंटिंग कर रहे होते हैं, तो उस पेंटिंग के अंदर, ठीक है, जो पेंटिंग वाले सब्जेक्ट के बच्चे होंगे तो पेंटिंग देंगे। कॉलेज ऑफ आर्ट में आपको क्या देंगे, आपको सेम वही देंगे कॉम्पोजिशन के, मार्केट का सीन बना दो या फिर नाई बार्बर का सीन बना दो। इस तरह के सीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बार्बर का सीन, नाई का सीन हो गया, या एयरपोर्ट का सीन हो गया। इस तरह के सीन्स आपको दे देंगे, वो आपको बनाने होंगे। या फिर ये बोलेंगे कि अपना स्टूडियो बनाओ, एज एन आर्टिस्ट का स्टूडियो बनाओ, इस तरह का सीन आ सकता है। या फिर चिड़ियाघर का सीन बनाओ, ठीक है, दिवाली का सीन बनाओ। इस तरह के सीन्स आपको दे सकते हैं। अप्लाइड में क्या करना होगा, आपको खाली उसकी आउटलाइन करनी होती है, थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन सा बनाना होता है, काम सारा वही होता है। बस पेंटिंग में आपको कन्फ्यूजन समझा देता हूँ। अप्लाइड में आपको आउटलाइन देनी है, ठीक है, स्केच पेन वगैरह से, पेन से या स्केच पेन से, ब्लैक से आउटलाइन देनी है। पेंटिंग में आपको आउटलाइन बिल्कुल भी नहीं देनी। आउटलाइन दे दोगे तो नंबर कट जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ आपको आउटलाइन नहीं देनी है। जामिया में जो अप्लाइड होगा उसमें आपको या तो लोगो बनाने को देंगे या तो आपको डिज़ाइन बनाने को देंगे। तो वहाँ पे आपको लोगो बनाना है और डिज़ाइन का काम करना है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, कन्फ्यूजन में नहीं फंसना थोड़ा। दूसरी चीज़, आज जब आप पेंटिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपको ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना, ठीक है। ब्राउन और ब्लू से यूज़ करके वो ब्लैक की शेड बनानी है आपको। ब्लैक कलर बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत अनमेच्योर कलर लगता है, वहीं आपके नंबर कट जाएंगे। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी उसमें। तो यही सारी टिप्स वगैरह थी, यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ जो है वीडियो में शेयर करनी थी। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा। सो अपने एग्ज़ाम को आप अच्छे से दें। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है, वहाँ जाके स्टूडेंट डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वहाँ ऐसा कोई बम नहीं फटने वाला, वहाँ से कोई 30 मार खानी आ रहा है कि आप पहले ही डर जाओगे। डर जाने से क्या होता है ना, होता कुछ नहीं, बस आपका हाथ थोड़ा रुक जाता है। क्योंकि देखते हैं यार, इतने सारी भीड़ है, इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लंबे बाल करके आए होते हैं, ठीक है, लंबे चौड़े से, ऐसा लगता है पता नहीं कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल हथियार से लेके आएंगे, लंबी लंबी पेंसिलें छील के,
उनको देख के आपको घबराना या डरना नहीं है, वो भी आपकी की तरह इंसान ही है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट डर जाते हैं ऐसे भोकाल लोगों को देख के, तो ऐसे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको बिंदास काम करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। डरना वही वाली कहावत है, जो डर गया वो मर गया। जो डर गया समझो मर गया, वही सीन होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है डर। डरना नहीं है, क्योंकि डर से आपका हाथ रुकता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है वहाँ पे, ठीक है, अपने आप को थोड़ा रख के चलना कि हाँ भाई मेरा भी काम में दम है, मैंने प्रैक्टिस करी है। तो साथ में एक टिप और शेयर कर देता हूँ। बहुत से स्टूडेंटों को मैंने देखा है कि रंगीला की कलर लेके जाते हैं कंपोजिशन में। रंगीला का ज़माना कब का चला गया, उसको छोड़ दो। ये जो वाटर कलर होते हैं ना आपके कैम्बलिन वाले, आप ये यूज़ करो, आर्टिस्ट वाले, आर्टिस्ट क्वालिटी के कलर लेके जाओ, स्टूडेंट क्वालिटी के कलर मत लेके जाओ वहाँ पे, ठीक है। हमेशा हम बोलते हैं ना मटेरियल मैटर नहीं करता, मटेरियल मैटर नहीं करता, यहाँ पे मटेरियल मैटर करता है। ऐसा भी नहीं कह रहा कि बहुत महंगे मिशन गोल्ड के कलर लेके जाओ, नहीं, कैम्बलिन के आर्टिस्ट कलर लेके जाओ, वो बहुत हैं। रंगीला वंगीला ये बच्चों वाले जो कलर होते हैं ना, ये आप इससे दूर रखो। क्रियोन्स हो गए, मैंने बहुत से बच्चों को क्रियोन्स ले जाते हैं। सो आई होप कि वीडियो को पसंद होगी। अगर आप चाहते हो कि किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं एक जो है लंबी वीडियो बनाऊँ या एक डेप्थ वीडियो बनाऊँ, जैसे स्टिल लाइफ हो गया या कॉम्पोजिशन हो गया, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आ जाऊँगा, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने सभी आर्टिस्ट दोस्तों के साथ जो भी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ये टिप्स वगैरह उनको भी पता लगे, कुछ चीज़ें हो सकता है कि उनको पता हो, कुछ चीज़ें ना पता हो, सो ये सारी चीज़ें पता हो। सो उसके लिए आप सभी के साथ ये वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी वीडियोज़ आपकी हेल्प के लिए मैं आता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।